केंद्रीय मंत्रिमंडल में आज विस्तार और फेरबदल किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्र सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए बनाया सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता आंदोलन को जन आधारित बनाने में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। सरकार की नीतियों और योजनाओं पर की विस्तृत चर्चा। और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में हुआ निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल किया गया। मंत्रिमंडल में 43 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 2019 में लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर सत्ता में आई एनडीए सरकार का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। नए मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, हरदीप सिंह पुरी, किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव सहित अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार से पूर्व आज 12 केंद्रीय मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और हरियाणा से केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए अलग मंत्रालय बनाया है। ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा कायम करेगा। इससे सहकारिता आंदोलन को वास्तविक जन आधारित बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि ऐतिहासिक निर्णय सहकारी क्षेत्र और उसके लोगों को सशक्त करेगा और देश के सहकारी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय करते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बना दिया है। सहकारिता मंत्रालय का गठन कृषि क्षेत्र में विकास को बल देने के साथ साथ कृषक कल्याण की दृष्टि से भी बहुत कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस ऐतिहासिक निर्णय से सहकारिता को जमीनी स्तर तक पहुंचाने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया और कई अहम विषयों, सरकार की नीतियों और योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई के बाद यदि कोई फैसला आता है तो उसके तुरंत बाद पंचायती चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन के विषय पर कहा कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर किसान इन नए कृषि कानूनों के पक्ष में है और कृषि कानूनों से किसानों और व्यापारियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से इन कृषि कानूनों की उपयोगिता को जानने और समझने की अपील की। माध्यम से हमको मिलती है तो संगठन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, और ये एक मासिक प्रक्रिया है, उनकी भी इच्छा रहती है कि हम मुख्यमंत्री के साथ महीने में कम से कम एक बार बैठें। तो सारी बातचीत करने का हेतु यही है कि संगठन का, सरकार का जो भी फीडबैक आपस में देना होता है वो भी देते लेते हैं और स्मूथनेस से काम में आती रहे। ये हमारे संगठन का एक सामान्य जिसको कहते हैं वो काम है। पंचायत चुनाव के बारे में सब लोगों ने कहा कि हाँ, इस समय करा लेने चाहिए, वातावरण ठीक है, लेकिन उसमें चूंकि कोर्ट के केस की कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो 22 अगस्त को, जैसे मैंने बताया, उस पर सुनवाई है। 22 अगस्त को कोर्ट अगर उसका फैसला कर देता है तो उसके तुरंत बाद चुनाव कराए जाएंगे। आखिर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि राजनीति है इसके पीछे, तो राजनीति से प्रेरित हो करके और वो इस अभियान को चलाए हुए हैं, इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी उनका सरोकार नहीं है और किसान तो आज भी
इस नए कानून को अच्छा मानता है। आज इस विधायक दल की बैठक में भी कई विधायकों की ओर से विषय आया कि नए कानून यदि लागू होते हैं तो उसमें ये लाभ व्यापारियों को भी और किसानों को भी होने वाले हैं, जिसकी किसान मांग कर रहे हैं। खास करके जैसे मंडी की मार्केट फीस है, मार्केट फीस बाहर जो सामान बिकता है आज पुराने कानून के हिसाब से तो उस पर भी मार्केट फीस लगेगी, लेकिन अगर नए कानून लागू होते हैं तो मंडी से बाहर कोई भी चीज़ बिक्री होती है उसका कोई पूछताछ नहीं होगी, उसका कोई फीस नहीं लगेगी। तो आज हमने फीस जो कम की थी पहले बासमती जैसे चावल के ऊपर, उसको दोबारा से हमको 4% इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कानून जो है नए लागू नहीं हुए। हम भी चाहते हैं नए कानून का ठीक से वो लोग समझें, उसका क्या उसका उपयोग है और किस प्रकार से लाभकारी है, वो अगर समझेंगे और उसका नए कानून की तरफदारी करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को भी और व्यापारियों को भी सबको लाभ होगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए हर जिले में कोरोना मॉनिटरिंग कमेटियां गठित की जाए ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का प्रयास भी करना होगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेज़ी से बढ़ाने के लिए सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक इत्यादि संस्थाओं व एनजीओ का सहयोग भी लेना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों व फ्रंटलाइन वर्कर कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के निर्देश दिए ताकि ये कर्मी संभावित कोरोना की तीसरी लहर से लोगों की जान बचा पाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर के दौरान हमने अन्य प्रदेशों के मुकाबले अच्छी प्रकार से टीम भावना के रूप में कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले घटते जा रहे हैं। बॉलीवुड के जाने माने कलाकार दिलीप कुमार का निधन हो गया। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग नाम से मशहूर दिलीप कुमार 98 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। दिलीप कुमार ने आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलीप कुमार के निधन पर ट्वीट संदेश में शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दिलीप कुमार ने अपने आप में उभरते भारत के इतिहास को संक्षेप में प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलीप कुमार के परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दिलीप कुमार जी को एक सिनेमा किंवदंती के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे सभी पीढ़ियों के दर्शक मंत्रमुग्ध थे। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार जी का दुनिया से चले जाना अत्यंत दुखद है और ये फिल्म जगत के लिए एक अध्याय की समाप्ति है। जापान में होने वाले टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए देश भर से चयनित 24 खिलाड़ियों में रेवाड़ी जिले के गांव बावल निवासी जैवलिन थ्रोअर टेकचंद का भी चयन हुआ है। टेकचंद ने बताया कि लोग दिव्यांगता को कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और अन्य परिचितों को दिया और कहा कि उन्हें इन सब का भरपूर सहयोग मिला। टेकचंद ने बताया कि दिव्यांगजनों को अपनी प्रतिभा को निखार कर दुनिया के सामने लाना चाहिए। जो अभी 29-30 जून को दिल्ली नेहरू स्टेडियम में फाइनल सिलेक्शन ट्रायल हुआ था, जिसमें मैंने जैवलिन थ्रो में भाग लेके 29.66 थ्रो लगाया। दिव्यांग साथियों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि जो अपनी दिव्यांगता की वजह से घरों में रह रहे हैं और वो बाहर नहीं आ रहे, उनको एक संदेश है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और अपनी कमजोरी को इतना कमजोरी ना लें, उसको अपनी ताकत बनाएं और अपने आगे आएँ और देश के लिए और प्रदेश के लिए अपने खेलों में आगे आएँ। टेकचंद के कोच ने उम्मीद जताई कि टेकचंद स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेगा। बावल से, रेवाड़ी जिले से, उन्होंने अभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका और आगे अभी जो ओलंपिक होने वाले हैं, हमारा यही मोटिव है मेन कि हम लोग वहाँ से गोल्ड लेके आएँ, अपने देश के लिए, अपने देश का नाम रोशन करें। जो पैरा एथलीट होते हैं उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रेनिंग करना। घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो बेड से नहीं उठ सकते, बहुत तरह की डिसेबिलिटी होती है। लेकिन ऐसे अगर एथलीट मेडल लेके आते हैं तो बाकी जो घरों में बैठे रहते हैं किसी डर से, किसी कारण से, उनको इंस्पिरेशन मिलती है।
डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जिला जींद में मेरा गांव सुरक्षित गांव अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों का कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आमजन में भी टीकाकरण के प्रति काफ़ी जागरूकता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के लिए अपने घर से दूर ना जाना पड़े, इसके लिए गांव में ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जैसे भारत सरकार के हमारे पास 2 डोज आई हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो हम लगातार अपने हर गांव में कैंप लगा रहे हैं। CSC भी कैंप लगा रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में कैंप लगा रहे हैं और गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर भी कैंप लगातार लगवा रहे हैं। तो उससे धीरे धीरे जितने वैक्सीनेशन लगती है, जो लोग वैक्सीनेशन करवा के जाते हैं वो आसपास लोगों को और भी जागरूक करते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन का अभियान हमारा सफलतापूर्वक चल रहा है। बड़ा अच्छा रिजल्ट हमारे को, अच्छा हौसला मिलता है और लोगों को भी हौसला मिलता है। तो इम्यूनिटी तभी आती है जब वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग जाएंगे। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने कहा कि सभी नागरिकों को कोरोना टीकाकरण संबंधी अफवाहों पर यकीन न करते हुए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। खुद एक वैक्सीन लगवाई हुई है, तो मैं एक आम आदमी की हैसियत से कहना चाहूँगा सभी मेरे गांव के जो साथी हैं भाई वो भी वैक्सीन लगवाए। ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने भी वैक्सीन लगवाई है और ये ना हरियाणा गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है कि वो हर जगह हर गांव में जाके वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो मैं तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब जाके ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाएं। लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ जी, आप भी टीका लगवाइए, सुरक्षित रहिए, अपने देश को सुरक्षित रखिए। क्यों मैंने दूसरा टीका लगवाया अभी। मैंने वैक्सीन लगवाई है और वैक्सीन मैं ये चाहूँगा कि आप सभी भी वैक्सीन लगवाएं। पहले वैक्सीन लगवाने के लिए जो शहरों में जाना पड़ता था, अब भारत सरकार की पहल की वजह से, हरियाणा सरकार की पहल की वजह से आपके गांव में भी और सब PSC CSC पे भी सेंटर लग रहे हैं। आप सभी जाएं और वैक्सीन लगवाएं। कोरोना टीका बहुत बढ़िया है और हमने भी ये लगवाया है। आप जागरूकता है कि सभी नागरिक आके यहाँ पर सेंटर के अंदर कोरोना वैक्सीन लगवाएं। पहले हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी तालाबों का जीर्णोद्धार करने के लिए योजना तैयार की गई है। तालाबों के पानी को वेटलैंड योजना के तहत न केवल साफ किया जाएगा बल्कि उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। जल प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि राज्य में गिरते भूजल स्तर के समाधान के लिए तालाबों की पुनर्स्थापना, विकास, संरक्षण और अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि तालाबों के पानी का उपयोग मवेशियों, मछली पालन, सिंचाई और भूजल के पुनर्भरण के लिए किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को तालाबों के रखरखाव और सफाई के लिए प्रेरित किया जाता है और इन प्रयासों से तालाबों के जीर्णोद्धार में सफलता भी मिल रही है। जो गिरता जा रहा है अपने इसके कारण से जो हरियाणा प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी होती जा रही है। गंदे तालाबों का चिन्हित करके उसको ठीक करने का योजना हमने बना ली है, जो मार्च 2022 तक पूर्ण हो जाएगी। हमारी जो प्राथमिकता के आधार पर जैसे हमने जितने भी विलेज हैं उसमें जितने भी तालाब, गंदे तालाब हैं, उसको चरणबद्ध तरीके से हर वर्ष हम उसको चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उसको हम ठीक करेंगे, जिसके कारण से उस तालाब का उपयोग मछली पालन में भी हो सके, मवेशियों के उपयोग में भी हो सके और उसका हम सिंचाई में भी उपयोग कर सकें। जो उद्देश्य यही है कि जब पानी यदि संचय हो जाएगा और जो पोल्यूटेड और सिल्टेड हमारे जो तालाब हैं वो डीसिल्ट होके जब हमारे पानी स्टोर होंगे तो जो नेचुरल जो रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, उसके कारण से हमारे जो प्रदेश के जो भूजल का स्तर जो नीचे गिरा हुआ है स्वाभाविक रूप से उसमें बढ़ोतरी होगी, ऊपर आएगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आज विस्तार और फेरबदल किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
केंद्र सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए बनाया सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता आंदोलन को जन आधारित बनाने में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। सरकार की नीतियों और योजनाओं पर की विस्तृत चर्चा। और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में हुआ निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी श्रद्धांजलि। सभी दर्शकों से अपील है कि जब आप घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।